नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि अपन पॉलिटी की ये श्रृंखला चल रहे थे जिसके अंदर अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और आज अपन चर्चा करेंगे भाग एक। और भाग एक का संबंध है भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र, मतलब भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र है। और इसके अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का उल्लेख मिलता है। भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का उल्लेख मिलता है। अपन चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर भारत में नए राज्य का गठन होगा तो किस अनुसूची के अंदर संशोधन किया जाएगा। पहले तो बताओ अनुसूची है कितनी। देखो मैं आपको बता देता हूं कि टोटल अनुसूचियां हैं कितनी। अनुसूचियां हैं 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। इसके अंदर अगर मान लीजिए कि भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करना हो तो किस किस अनुसूची में संशोधन होगा। तो देखो एक तो होगा अनुसूची 1। अनुसूची 1 इसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए कि उस राज्य का नाम, उस नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया गया है तो उसका कुछ न कुछ नाम रखेंगे और नाम रखेंगे तो उसका नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो अनुसूची 1 में कि संघ में शामिल राज्य का नाम कहाँ मिलेगा, तो यह जाएगा अनुसूची 1 में। तो आ जाएगा संघ में शामिल राज्य का नाम, वो इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा अनुसूची 1 के अंदर। और कौन सी अनुसूची में संशोधन होगा, वो एक होगा अनुसूची 4 में। किसमें होगा? अनुसूची 4 में। 4 में किसका मिलेगा? उसमें उस राज्य की राज्यसभा सीटों का बंटवारा होगा। क्या होगा? राज्यसभा सीटों का बंटवारा। राज्यसभा सीटों का बंटवारा, इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो इसका उल्लेख मिलेगा अनुसूची 4 में। अगर मान लीजिए नए राज्य का गठन करना है तो किस किस अनुसूची में संशोधन होगा, तो एक तो होगा अनुसूची 1 के अंदर होगा और एक होगा अनुसूची नंबर 4 में। 1 में क्या होगा? 1 के अंदर होगा उस राज्य का नाम और अनुसूची 4 में क्या होगा? उस राज्य को राज्यसभा सीटें कितनी मिलेगी, उस राज्य को राज्यसभा सीटें कितनी मिलेगी। तो अपना क्वेश्चन है कि किस में संशोधन होगा, तो होगा अनुसूची नंबर 1 में। बाकी 4 इसमें ऑप्शन नहीं है तो ओनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूची नंबर 1। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। क्या बताना है? संवैधानिक उपबंध नहीं है। देखो इस नई पे नोटिस करना है कि कौन सा उपबंध नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, कौन सा संवैधानिक उपबंध नहीं, इसका बताना है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र को घटाकर, किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना और एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकता है। मतलब है कि संघ में राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकता है। देखो अनुच्छेद नंबर 3 में क्या क्या है कि उस राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरा, उस राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। तीसरा, उस राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये सब का उल्लेख कहाँ मिलता है? वो मिलता है अनुच्छेद नंबर 3 में। कहाँ मिलता है? अनुच्छेद नंबर 3 में। तो कौन सा उपबंध नहीं किया जा सकता? कौन सा उपबंध नहीं किया जा सकता? तो कौन सा नहीं किया जा सकता? ये डी ऑप्शन वाला, किसी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। मतलब संघ को शामिल नहीं कर सकते, संघ के अंदर राज्यों को शामिल कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा उपबंध नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी सारे के सारे कर सकते हैं। और ये अधिकार किसको दिया गया है? ये अधिकार दिया गया है संसद को। अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी कल वाले लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहा है कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या नाम दिया गया है। देखो किसके बारे में पूछ रहा है? अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर। देखो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया। क्या लिखा हुआ है? इंडिया। इंडिया यानी भारत। इंडिया यानी भारत। इंडिया यानी भारत, जो कि राज्यों का संघ है। इंडिया यानी भारत जो कि क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद नंबर 1 में। इंडिया यानी भारत
जो राज्यों का संघ है। तो इसके अंदर अपना आंसर क्या हो जाएगा, राज्यों का एक संघ घोषित करता है। भारत को क्या घोषित करता है, राज्यों का एक संघ घोषित करता है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है। अगर नया राज्य का गठन करना है, आपने कल वाले लेक्चर में पूरा देखा था कि कैसे कैसे विधेयक लाया जा सकता है, किसकी पूर्व अनुमति चाहिए, और अनुमति लेके वो विधेयक कहाँ जाएगा, संसद में जाएगा, संसद के पास, संसद से फिर वो उस राज्य के पास जाएगा। अपने सारी की सारी चर्चा कल वाले लेक्चर में इसके बारे में कर ली थी कि नए राज्य का गठन कैसे किया जा सकता है। तो अपने का ये क्वेश्चन है, ये शक्ति किसके अंदर निहित है, तो ये शक्ति किसके अंदर निहित है, ये है संसद के पास। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, वो मिलता है आर्टिकल नंबर 3 में। आर्टिकल नंबर 3 में, आर्टिकल नंबर 3 में क्या क्या मिलता है, इसके अंदर मिलता है एक तो राज्य का नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना हो या राज्य के क्षेत्र को कम करना हो, और नए राज्य का गठन करना हो तो क्या जाएगा, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, वो मिलता है अनुच्छेद नंबर 3 के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संसद के। ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी को राज्य की सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति है। अभी मैंने बताया था कि अनुच्छेद 3 में साफ शब्दों में, अनुच्छेद नंबर 3 में, किसमें, आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है कि नए राज्य का निर्माण करना, नए राज्य का निर्माण करना, एक तो ये चीज लिखी हुई है। दूसरा, राज्य का क्षेत्र को बढ़ाना, राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना। अगर राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना हो तो ये भी किसके अंदर लिखा हुआ है, ये भी अनुच्छेद नंबर 3 में लिखा हुआ है। अगर राज्य के क्षेत्रफल को कम करना, राज्य के क्षेत्रफल को कम करना हो, ये भी किस में लिखा हुआ है, ये भी अनुच्छेद नंबर 3 में लिखा हुआ है। अरे राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, किसमें, नाम में परिवर्तन करना हो, ये भी किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 3 में। ये सारी की सारी शक्तियां किसके पास है, ये सारी की सारी शक्तियां किसके पास है, वो है संसद के पास। किसके पास है, संसद के पास है। और अपने यही क्वेश्चन पूछा है कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन, किसमें, सीमा को परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है, तो किसके पास है, संसद के पास है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, किसके पास है, ए, संसद के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको आंसर देना है कि कौन सा कथन सत्य है। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ व इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा है कि भाग 1 के अंदर कितने आर्टिकल है, 4 आर्टिकल है। कौन कौन से भाग आर्टिकल कितने, 4 है। कौन सा, 1, 2, 3 और 4 है। और देखो ये पहला तो अपना सही हो गया कि भाग 1, किसमें, भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का है उल्लेख मिलता है। और इन 4 अनुच्छेदों के अंदर क्या क्या मिलता है, इसके अंदर संघ व इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। ठीक है, यह सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य कथन है। अगला देखो, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि इंडिया यानी भारत, जो क्या है, राज्यों का संघ है। यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा, अनुच्छेद 1 में देश का नाम व देश की संघीय पद्धति का उल्लेख मिलता है। देश में, अनुच्छेद 1 में देश का नाम, बिल्कुल देश का नाम मिलता है। अनुच्छेद 1 में क्या मिलता है, देश का नाम। देखो यहाँ लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में इंडिया यानी भारत, मतलब है कि इंडिया के लिए 2 शब्द प्रयोग किया गया है। क्या किया, इस संघ के लिए 2 शब्द प्रयोग किया गया है। कौन कौन से किया गया, एक तो किया गया संघ, इंडिया, और एक किया गया भारत। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 1 के अंदर। तो ये भी कथन सत्य है कि भारत का नाम, वो देश का नाम और देश की संघीय पद्धति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और अगला, भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सत्य कथन है, राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अलग होने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, चारों के चारों कथन सत्य है। चारों के चारों कथन सत्य हैं। देखो भाग 1 में क्या क्या है, किस किस का उल्लेख मिलता है। देखिए मैं आपको बता दूं, भाग 1 क्या है, भाग 1 इसके अंदर क्या मिला है, इसके अंदर मिलता है कि संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। उसके राज्य क्षेत्रों का
उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? भाग 1 के अंदर। पूछ ले इसमें कितने आर्टिकल है, तो इसमें कुल कितने आर्टिकल है? 4 आर्टिकल है। कुल आर्टिकल कितने आर्टिकल है? 4 आर्टिकल है, 1 से 4 तक। कहाँ से? 1 से लेकर 4 तक 4 आर्टिकल है। अगर पूछ ले आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, पूछ ले आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, तो आर्टिकल नंबर 1 में क्या है कि इंडिया, क्या लिखा हुआ है? इंडिया, इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत जो राज्यों का संघ है, जो राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। मतलब है कि जो भी पूछ ले अनुच्छेद 1 में भारत के लिए क्या क्या नाम, भारत के लिए किन किन नामों का प्रयोग किया है, तो किसके कौन कौन से नामों का प्रयोग किया है? इंडिया व भारत दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। आर्टिकल नंबर 1 में ये चीज लिखी हुई है। वहां पूछ ले आर्टिकल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 2 में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है कि संघीय भारत में किसी, देखो क्या लिखा हुआ है, भारत में नए राज्य का, भारत में नए राज्य को शामिल करना। देखो अनुच्छेद 3 में भी ये लिखा हुआ है और अनुच्छेद 2 में भी ये लिखा हुआ है कि भारत में नए राज्यों को शामिल करना। तो बताओ अंतर क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले अनुच्छेद 3 के बारे में बताया था कि इसमें भी ये लिखा हुआ है कि नए राज्य का गठन करना हो, उसके क्षेत्र को बढ़ाना हो या कम करना हो या उसके नाम में परिवर्तन करना हो। ये बात, इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है? इसके बाद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद नंबर 3 में। और अनुच्छेद नंबर 2 में भी यही लिखा है कि भारत में नए राज्यों को शामिल करना हो। इसमें दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि अनुच्छेद नंबर 2 में तो ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि जो हिस्सा भारत का नहीं हो या किसी बाहर वाले राज्यों से, देश से अपने यहाँ तो युद्ध करके उस क्षेत्र को हड़पा हो या अपने उसको इस क्षेत्र पे अपना अधिकार किया हो, तो उस क्षेत्र को अपने भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन उस पर युद्ध करके आक्रमण करके अपने उसको भारत में शामिल किया है। तो अगर किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करना हो तो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? वो मिलता है अनुच्छेद नंबर 2 में। किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय राज्य संघ में शामिल करके उसको राज्य का दर्जा देना, ये किस में मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद नंबर 2 में। लेकिन अगर भारतीय सीमा के अंदर है, भारतीय सीमा में है, राज्य है और उस राज्य के 2 भाग में बांटना हो या उस राज्य का नाम में परिवर्तन करना हो तो इसका उल्लेख मिलता है? वो मिलता है अनुच्छेद नंबर 3 के अंदर। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। क्या है कि अनुच्छेद नंबर 2 में क्या डिफरेंस है और 3 में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपने चर्चा कर ली है। ठीक है, बाकी अनुच्छेद नंबर 3 मैंने आपको बता दिया और अनुच्छेद नंबर 4 यहाँ देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 4 में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 4, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन होगा, क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 2 व 3 में संशोधन, जो भी संशोधन होगा, संशोधन साधारण बहुमत से होगा। क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 2 व 3 में जो भी संशोधन होगा वह साधारण बहुमत से होगा। कौन से बहुमत से होगा? साधारण बहुमत से होगा। ये हो गया। तो अनुच्छेद नंबर 4 में लिखा हुआ है। अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था ये रहा कि अपने भाग 1 के बारे में चर्चा की थी कि भाग 1 में कौन कौन से आर्टिकल है, उसके बारे में अपने चर्चा कर लिए। तो भाग 1 में 4 आर्टिकल है, चारों के बारे में अपने यहाँ देख लिया है। देखो अगला क्वेश्चन अपने क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 तक हो गया था अपना। अगला क्वेश्चन 7वां, भारत है। भारत है, भारत क्या? देखो आर्टिकल नंबर 1 में साफ, आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 1 इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है अविभाज्य, नहीं, आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। क्या लिखा हुआ है? विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। क्या लिखा हुआ है? विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भारत के अंदर उपस्थित राज्यों का तो विभाजन कर सकते हैं लेकिन भारत संघ का विभाजन नहीं कर सकते हैं। मतलब बाद में उपस्थित जितने भी राज्य हैं उनका विभाजन कर सकते हैं, एक राज्य से 2 राज्य बना सकते हैं, लेकिन जो भारतीय संघ है उसका विभाजन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि विभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ। इसको एक प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि नस्वर, क्या जाएगा? नस्वर राज्यों का, नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ। मतलब है कि राज्यों का नष्ट करके नए राज्य बना सकते हैं लेकिन भारतीय संघ को नष्ट नहीं कर सकते। अनस्वर संघ, अनस्वर संघ आ जाएगा। तो अपना देखो ऑप्शन क्या क्या आ जाएगा? अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ, ये भी गलत है।
ऑप्शन नंबर बी अनस्वर राज्यों का नस्वर संघ, यह नहीं है। विभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ नहीं, देखो विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ आएगा, यह भी गलत है। देखो यहाँ अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ, यह भी गलत है। देखो यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ आएगा विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। क्या आएगा? विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ आएगा। क्या आएगा? विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ आएगा। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये नीचे जो मैंने लिखा है। थोड़ा अपने इस ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। और इसका मतलब भी मैंने बता दिया कि भारत में उपस्थित राज्यों का विभाजन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय संघ का विभाजन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना आठवां क्वेश्चन है, भारत है। भारत क्या है? भारत राज्यों का समूह। भारत राज्यों का समूह नहीं है, क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है, समूह नहीं है। क्या है? संघ है। फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं, फेडरेशन ऑफ स्टेट भी नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट ये भी सत्य कथन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अपना कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी, 2 और 4 राज्यों का संघ है और यूनियन ऑफ स्टेट, ये कहाँ लिखा हुआ है? या अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य को संघ में शामिल करने तथा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति, कौन सी शक्ति? कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? कार्यपालिका शक्ति मैंने कहा था कि नए राज्य का गठन करना हो, चाहे उसमें नए परिवर्तन, कुछ किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, तो ये शक्ति किसके पास है? केवल और केवल संसद के पास है। किसके पास है? केवल और केवल संसद के पास है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? क्या बताना है? राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। अपने को इस पे ध्यान देना है। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ नहीं है, यहाँ ओनली लिखा हुआ है, तो इस पे अपने को चर्चा देनी है। विशेषता नहीं है ये बताना है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? देखो, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ऑप्शन बी। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, बिल्कुल सत्य कथन है। देख लेते हैं एक बार, सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। आगे लिखा हुआ है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व किया गया है। ठीक है, यह संघवाद नहीं है, संघबद्ध है। क्या है? संघवाद नहीं है, यहाँ क्या है? संघबद्ध है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। अपने को बताना विशेषता नहीं है। बिल्कुल भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल सत्य कथन है। भारत में जो न्यायपालिका है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से है। भारत में जो न्यायपालिका कैसी है? बिल्कुल स्वतंत्र है। पहला कथन बिल्कुल सत्य है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, स्पष्ट विभाजन किया गया है। और ये विभाजन किस में किया गया है? ये किया गया है अनुसूची नंबर 7 में। अपन ने पहले वाले लेक्चरों में भी चर्चा की है। अनुसूची 7 में लिखा हुआ है, इसके अंदर शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण किया गया है कि भाई ये शक्ति केंद्र के पास है, ये शक्ति राज्य सरकार के पास है, और कुछ शक्तियां ऐसी है जो दोनों के पास है, केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है। तो इसमें स्पष्ट विभाजन। देखो, बी के बाद में सी, बी मतलब बिल्कुल सत्य है। इसका विभाजन कहाँ किया गया? अनुसूची नंबर 7 में। तो संघवाद ये भी बिल्कुल सत्य कथन है कि इकाइयों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन यह ऑप्शन अपना गलत कौन सा है? तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गलत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2000 में किस राज्य का गठन नहीं हुआ? मैंने आपको कल वाले क्वेश्चन में लेक्चर में बताया था कि नवंबर 2000 के अंदर 3 राज्यों का गठन किया गया था। कितने कौन कौन से राज्य थे? मैंने इसके लिए ट्रिक भी बताया था कि छत से उतर जा। एक तो था छत्तीसगढ़, क्या था? छत्तीसगढ़। दूसरा उत्तराखंड। छत से उतर जा, एक हो जाएगा झारखंड। इन 3 राज्यों का गठन नवंबर 2000 के अंदर हुआ था। इसका कब हुआ था? इसका हुआ था 1 नवंबर 2000 को। इसका कब हुआ था? इसका हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और जबकि इसका कब हुआ था? इसका हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर
2000 को। तो इसमें से कौन सा अगर नहीं है इसका ऑप्शन देखो, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है, तो ऑप्शन नंबर बी, इसका गठन नवंबर में नहीं हुआ था। ठीक है, तो अपने को पूछा गठन नहीं हुआ था, किस राज्य का गठन नवंबर में नहीं हुआ था, तो किसका नहीं हुआ था, तो इसका नहीं हुआ था हिमाचल प्रदेश का। ये अपन ने कल वाले लेक्चर में चर्चा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का सर्वप्रथम गठन किया गया। मतलब 3 राज्य दिए गए थे, मैंने कल वाले लेक्चर के अंदर इसके सब की ट्रिक बताई थी कि किस किस राज्य का गठन क्रम से किया गया था। कल वाले लेक्चर मैंने बताई थी, हो सकता है आपने वो ट्रिक लिखी हो, और अगर नहीं लिखी है तो आप एक पहले वाला लेक्चर देख के उसके अंदर देख लेना कि मैंने क्या ट्रिक लिखाई थी। तो इसमें से बताना है कि किस राज्य का गठन, इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि किस राज्य का गठन सर्वप्रथम किया गया है। मतलब इनमें से गठन किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ है। मणिपुर का हुआ है, मिजोरम का हुआ है, मेघालय का हुआ है, त्रिपुरा का हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, मेघालय का। इन 4 में से सबसे पहले गठन किसका हुआ है, वो हुआ है मेघालय का। और मैंने कल वाले लेक्चर में सारी डिटेल से जिसके बारे में चर्चा की थी कि इनका राज्यों का गठन का क्रम क्या है। तो अपन आप एक बार पीछे जाके लेक्चर नंबर 6 है शायद, उसके अंदर सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है, एक मैंने ट्रिक भी लिखाई थी, तो आप वहां से याद कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इसका गठन कब हुआ था, मेघालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का मतलब क्या हो गया, देखो अनुच्छेद 3 और 2 और 3 में अंतर क्या है वो अगर आपको पता है तो यहां समझ में आ जाएगा। संघ में नए राज्य को, देखो संघ में नए राज्य का प्रवेश करवाना है, इसका मतलब या तो अपन ने उसको आक्रमण करके जीता है या फिर किसी राज्य से हड़पा है, किसी देश से हड़पा है, तो उसको संघ में पहली बार शामिल हो रहा है। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, वो मिलता है अनुच्छेद नंबर 2 के अंदर। जबकि अनुच्छेद नंबर 3 में क्या मिलता है, अनुच्छेद नंबर 3 में मिलता है कि जो भारत में स्थित राज्य हैं उन राज्यों में से एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाना, उस किसी राज्य की सीमा में को बढ़ाना हो या किसी राज्य की सीमा को कम करना हो या उसके नाम में परिवर्तन करना हो, तो इसका उल्लेख क्या मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है 3 के अंदर। जबकि किसी राज्य को, किसी क्षेत्र को पहली बार भारतीय संघ में शामिल करना हो तो इसका उल्लेख क्या मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद नंबर 2 के अंदर। तो अपने यही पूछा है कि नए राज्य का प्रवेश करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, प्रवेश करवा रहे हैं, तो इसका उल्लेख क्या मिलता है अनुच्छेद नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको सबसे पहले इसके बारे में देखना है कि यहाँ सत्य लिखा हुआ है कि असत्य लिखा हुआ है। देखो अपने को बताना है असत्य कथन कौन सा है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को मिलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संघ में किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है, अपन ने चर्चा की थी, किसके पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है, किसके पास है, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो अपना असत्य बताना है, ये पहला ही असत्य हो गया, तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं एक बार। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में 6 राज्य का, देखो शहर नहीं है, 6 राज्य है, क्या है, 6 राज्य का, क्या जाएगा, 6 राज्य। कल भी अपन ने चर्चा की थी कि सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए 35वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत अनुच्छेद नंबर 2A जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था, 2A जोड़ा गया था। और इसमें सिक्किम को कौन सा राज्य का दर्जा दिया गया था, 6 राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 36वां संविधान संशोधन, कौन सा, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा अनुच्छेद नंबर 2A खत्म कर दिया गया और सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया और उसे भारतीय संघ में शामिल कर उसे राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन से संविधान के तहत दिया गया था, कौन सा संविधान संशोधन पूछे तो आ जाएगा 36वां, और पूछे 6 राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया तो आ जाएगा 35वें संविधान संशोधन के तहत। ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा डी देखो, सिक्किम भारत का 22वां राज्य, बिल्कुल अपन ने कल इसके बारे में चर्चा की थी कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अपने को असत्य कथन बताना है तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको वापस बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, सत्य के बारे में चर्चा करना है। देखो अनुच्छेद 3 के तहत विधानमंडल नए राज्यों का निर्माण उसके क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन कर सकती है। बताओ देखो कर सकती है कि नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर बी, किसी नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है।
अपने को सत्य कथन बताना है। कौन सा कथन सत्य है? क्या यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है क्या? बताओ देखे, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो देखे आपका आंसर क्या आ सकता है इसमें। कि सी ऑप्शन, किसी भी नए राज्य का निर्माण करने वाली विधि को अनुच्छेद 368 के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा। मतलब हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। देखो मैं यहाँ, तब तक आप इसका आंसर दो, तब तक मैं आपको अनुच्छेद नंबर 368 के बारे में बता देता हूँ। देखो अनुच्छेद 368 है। सबसे पहले देखो संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया है। देखो संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया है। संशोधन की 3 प्रक्रिया है। कितनी प्रक्रिया है? कितनी प्रक्रिया है? 3 प्रक्रिया। 3 प्रक्रिया कौन कौन सी है? संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया कौन कौन सी है? एक तो आ जाएगी साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया, साधारण बहुमत से संशोधन करना, साधारण बहुमत से। इसमें कितना बहुमत आएगा? 1/2। कितना आएगा? 1/2। दूसरी कौन सी संशोधन प्रक्रिया है? एक इसमें आ जाएगी विशेष बहुमत। क्या आ जाएगा? विशेष बहुमत। इसमें कितना आएगा? इसमें आएगा 3/4। कितना बहुमत मिलेगा? 3/4। और तीसरा कौन सा आएगा? इसमें आ जाएगा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, प्लस आधे राज्यों का समर्थन। क्या आ जाएगा? आधे राज्यों का समर्थन। तो देखो संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया है। कौन कौन सी है? संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया है। कौन कौन सी? एक तो आ जाएगा साधारण बहुमत से, एक आ जाएगा विशेष बहुमत से, एक आ जाएगा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। ये संविधान की 3 प्रक्रिया है। लेकिन अनुच्छेद नंबर 368, आर्टिकल नंबर 368, इसके अंदर संविधान संशोधन की केवल और केवल 2 प्रक्रिया है। कितनी प्रक्रिया है? संविधान संशोधन की केवल 2 प्रक्रिया है। कितनी प्रक्रिया है? केवल 2 प्रक्रिया है। 2 प्रक्रिया कौन कौन सी है? तो संविधान संशोधन की 2 प्रक्रिया है। कौन कौन सी है? एक तो आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी 3। कौन कौन सी है? 2 और 3। 2 + 3। 2 + 3 कौन सी? एक तो ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में मिलता है, एक इसका 368 में उल्लेख मिलता है। तो किसका नहीं मिलता? साधारण बहुमत वाले का उल्लेख 368 में नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पढ़ा था कि साधारण बहुमत, किसी नए राज्य का निर्माण करना हो या उसमें नाम में परिवर्तन करना हो या सीमा में परिवर्तन करना हो तो किस बहुमत से करेंगे? वो करेंगे साधारण बहुमत से। किससे करेंगे? साधारण बहुमत से करेंगे। लेकिन 368 में साधारण बहुमत का उल्लेख, साधारण बहुमत की चर्चा नहीं की गई है। मतलब इसका उल्लेख साधारण बहुमत में नहीं मिलता है। किसका? अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ केवल और केवल 2 प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। वो कौन कौन सी है? एक तो आ जाएगी विशेष बहुमत वाली आ जाएगी और एक आ जाएगी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है कि देखो ये नहीं, अगला क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि किसी नए राज्य का निर्माण करने वाली विधि या कानून को अनुच्छेद 368 के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा? नहीं समझा जाएगा। क्यों नहीं समझा जाएगा? क्योंकि ये जो प्रक्रिया करते हैं, नए राज्य का गठन करते हैं, वो करते हैं साधारण बहुमत से। किससे करते हैं? साधारण बहुमत से। लेकिन साधारण बहुमत का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? 368 में साधारण बहुमत का उल्लेख नहीं मिलता है। ये इसी के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अगला, वर्तमान में राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है। किसके पास है? संसद में। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखो अनुच्छेद 3 में विधानमंडल के पास नहीं है। किसके पास नहीं है? विधानमंडल के पास नहीं है। किसके पास है? संसद के पास है। ये गलत हो गया। दूसरा, किसी नए राज्य का गठन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। किसके पास होती है? संसद के पास होती है। और इसमें 368 के में साधारण बहुमत का उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में नए राज्यों का निर्माण करना हो तो इसकी अधिकार किसके पास है? वो अधिकार है संसद के पास। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में असत्य कथन, नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में जो असत्य कथन है उसके बारे में चर्चा करना है। नए राज्य का निर्माण करने वाला विधायक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में रखा जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। और कल अपने इसके बारे में डिटेल से चर्चा की थी कि मैंने बताया था कि सबसे पहले कौन लेके आएगा, किसके पास जाएगा, किसकी पूर्वानुमति से आएगा। कल वाले लेक्चर में नए राज्य के निर्माण के लिए जो मैंने इसके बारे में डिटेल से चर्चा की थी, तो इसके बारे में क्या हो गया कि नए राज्य का निर्माण करने वाला विधायक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में रखा जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। और अपने को बताना असत्य वाला, राष्ट्रपति उस विधायक को संबंधित राज्य की विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। मैंने आपको कल बताया था कि राष्ट्रपति उस विधायक को उस राज्य से, जिस राज्य से वो विधायक आया है, उस राज्य की विधानसभा के पास भेजती है। विधानसभा उसके बारे में क्या बोलती है वो चीज़ मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये मैंने अपने कल चर्चा की थी। तो उस राज्य के पास भेजता है और ये मत निश्चित समय में देता है, बिल्कुल सत्य कथन है। निश्चित समय में ये बताना होता है कि राज्य का गठन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, के भीतर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सत्य कथन है ये भी। तीसरा, यह विधायक संसद के दोनों सदनों में से साधारण बहुमत से, यह विधायक जब राज्य सरकार कुछ दे या नहीं दे, उसके बाद संसद के दोनों सदनों में से साधारण बहुमत से ये विधेयक पारित होने के बाद किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, बिल्कुल सत्य कथन है यह भी। किसी नए राज्य के निर्माण, नाम, क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करने के लिए संसद राज्यों से अनुमति लेना आवश्यक है, नहीं। संसद उन राज्यों से अनुमति नहीं लेती है। अगर अनुमति नहीं लेती तो बस एक बार राष्ट्रपति जरूर उनके पास भेजता है, लेकिन वो उसके बारे में क्या बोलते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल उनके पास भेजा जाता है ओनली फॉर परमिशन लेने के लिए, लेकिन वो परमिशन में क्या बोलते हैं, यस बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये चीज़ें राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने को बताना है असत्य कथन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। संसद के पास अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, उन राज्यों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर कब घोषित किया गया था। देखो, दिल्ली को एनसीआर कब घोषित किया गया था, यह किया गया था 1992 में। कब किया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को कब घोषित किया गया था, 1992 में। किस संविधान संशोधन के बारे में पढ़े तो आ जाएगा 69वां संविधान संशोधन। कौन सा आएगा, 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया था। कौन से संविधान के तहत किया गया था, 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। कौन सा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1992 में। तो कौन सा संविधान संशोधन था, वो था 69वां। कौन सा था, 69वां। लेकिन अगर पूछे 70वें संविधान में क्या था, तो 70वें संविधान में था कि दिल्ली प्लस पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में इन दोनों को, दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई। पूछ ले कि दिल्ली को किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई, तो किसके तहत दी गई थी, वो था 17वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन था कि दिल्ली को एनसीआर कब घोषित किया गया था, वो था 69वां संविधान संशोधन। और कब किया गया था, वो था 1992 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया। मतलब हो गया कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था, तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 में। कब, 1 अक्टूबर 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। और इसका जो श्रेय किससे जाता है, किसको दिया जाता है, उसका श्रेय दिया जाता है श्री राम पोटल्लू को। किसको, श्री रामुल्लू पोटल्लू को। किसको दिया जाता है, श्री राम पोटल्लू को दिया जाता है। इन्होंने 56 दिन का अनशन किया था। कितने दिन का किया था, 56 दिन अनशन पर रहे थे। कितने दिन रहे थे, 56 दिन अनशन पर।
56 दिन अनशन के बाद रहने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो सरकार ने आनंद फानन में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन कर दिया गया, और ये एकमात्र राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? ये किया गया था 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो कितने का किया गया था? 14 और 6 का। कितने का किया था? 14 और 6 का। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। और 14 के बाद में 29 राज्य का गठन कैसे किया था? अपने इससे लेने वाले पिछले वाले लेक्चर के अंदर अपने चर्चा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, यह बताना है। नए राज्यों के निर्माण में कौन सा कथन सही नहीं है? संसद विधि द्वारा, यह लिखा हुआ संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सत्य कथन है। किसके पास है नए राज्य का निर्माण करने का? संसद के पास अधिकार है। कि ऐसे इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन किया जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। मैंने लेक्चर के शुरुआत में कहा था कि नए राज्य का गठन होगा तो कौन कौन सी अनुसूची में संशोधन होगा? तो एक तो होगा पहली में और एक होगा चौथी के अंदर। पहली में क्या होगा? नए राज्य का गठन करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे, वो किस में होगा? अनुसूची नंबर 1 में। और नए राज्य का गठन करने के बाद उसमें राज्यसभा का उसकी राज्यसभा सीटें कितनी होगी इसका उल्लेख मिलता है, वो मिलता है अनुसूची नंबर 4 के अंदर। बिल्कुल सत्य कथन है कि नए राज्य का निर्माण करने के बाद पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा, बिल्कुल सत्य कथन है। इस पर आगे का क्या है कि इस प्रकार की विधि का अनुच्छेद 368 में के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इस प्रकार में क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 368 में केवल संविधान संशोधन की 2 प्रकार का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी? एक तो विशेष बहुमत, दूसरी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। लेकिन नए राज्यों का गठन जो करते हैं वो करते हैं केवल साधारण बहुमत से, और साधारण बहुमत का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं मिलता है। तो इसमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ये आपने को गलत ही बताना है, सही नहीं है इसका मतलब ये कौन सा है? ये गलत है। ठीक है, अगला लास्ट डी है कि इस प्रायोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूर्ण स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उस राज्य की विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाए। इस क्षेत्र में सीमा नाम में इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये क्या जाएगा? ये भी कथन सत्य है। आपने को बताना कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा गलत आ जाएगा? हो जाएगा सी गलत आ जाएगा। ठीक है, और ये आज का अपना लेक्चर हो गया पूरा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अगर अपने इसी प्रकार आगे लेक्चर लेते आएंगे कंटिन्यू। आज भाग 1 अपना कंप्लीट हो चुका है, कल अपन बात करेंगे भाग 3 के ऊपर, जिसके अंदर लिखे हुए मूल अधिकार कौन कौन से देश से लेके हैं और इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए, प्रत्येक डिटेल से चर्चा करेंगे। ऐसे ही 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।